जाओ इमरान खान से माफ़ी मांग लो, अडियाला जेल में माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें फतह मक्का की तरह माफ़ कर देगा। जिन्होंने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था तो दुश्मन के बच्चों को पता नहीं पढ़ाया कि नहीं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अपने बच्चों को आप अपने अमल के ज़रिए ये बता रहे हैं कि आप डाका डालो, ये जायज़ है। क्या एक शख्स की दुश्मनी में आपकी आंखें और कान बंद हो चुके हैं, आपने अपने दिमाग बंद कर लिए हैं, आप सिर्फ वो फैसले करने लगे हैं कि जिससे सिर्फ एक शख्स को हम शिकस्त दे सकें। आप उस एक शख्स को शिकस्त नहीं दे सके। आज अवामी रेफरेंडम के ज़रिए साबित हो चुका है कि अगर इस वक्त कौम खड़ी है तो उस शख्स के साथ खड़ी है जिसका नाम है इमरान खान, कैदी नंबर 804। मैं उनको कहता हूँ गैरत से तुम लोगों को डूब मरना चाहिए कि एक तो डाका सरेआम डाल रहे हो जिसकी पूरी कौम गवाह है, पूरा मीडिया गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है। फिर इस डाका जनी पे आप शर्मिंदा होने की बजाय उस बेगैरती के साथ उसको आप एक्सेप्ट करा रहे हो कि हम बेगैरत भी हैं, यानी आप ये साबित करना चाहते हैं हम डाका भी डालते हैं और बेगैरती की आखिरी हदों को भी छुएंगे। ये और साथ प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन फॉर इशुएंस ऑफ फॉर्म 48 एंड 49 वाज स्टेट, उनको रोक दिया था कि फर्दर प्रोसीड न करें। वो स्टे मिलने के बाद मैं चला गया वकला के साथ रिटर्निंग अफसर के दफ्तर। वहाँ मेरे साथ मेरे से जो मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी और बाकी कैंडिडेट्स, उसमें हमें बुलाया गया अंदर। और वहाँ रिटर्निंग अफसर के साथ जो एक अब्दुल्ला साहब नामी एसी काम करते हैं, उन्होंने कहा जी आर्डर हमें आ चुका है, हमें कहा गया है कि फर्दर कंसोलिडेशन नहीं हो सकती, लिहाजा 12 बजे आपने आना था, लेकिन हम 11:30 बजे वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि जी ये हम आपका प्रोसेस स्टे कर रहे हैं। मैंने कहा जी हम तब जाएंगे जब आप हमें लिख के देंगे कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन स्टेट, जो कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन वो मौजूदगी के बगैर हो नहीं सकता। उन्होंने हम सब को लिख के दिया, मुझे भी, तारिक फजल चौधरी को भी और बाकी तमाम कैंडिडेट्स को राइटिंग में। मेरे पास ओरिजिनल रिटर्निंग अफसर का राइटिंग में आर्डर मौजूद है, वो लिख के दे दिया। हम इत्मीनान के साथ आ गए। बाद में पता चला कि तारिक फजल चौधरी साहब को बाद में बुला लिया अपने दफ्तर में खुफिया तरीके से, और वहाँ वो रिकॉर्ड की टेम्परिंग कर रहे हैं, जिसकी इत्तला मैंने यहाँ इलेक्शन कमीशन को दी। और इसके बारे में इन्होंने एक आर्डर भी जारी किया, लेटर जारी किया, आरओ को कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, रिपोर्ट दें। उसके बाद कल जब हम वापस उनको देखने गए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो जनाब हम जब गए तो हमें नहीं मिलने दिया गया आरओ से। और उसके बाद जब हम वापस आने लगे, हम 14-15 वकला थे, तो जनाब हमारे गाड़ियों पे हमला कर दिया। तारिक फजल चौधरी के गुंडों ने हमारी गाड़ियां तोड़ी और उसके बाद हमने FIR कटाने की कोशिश की, लेकिन वो होम्योपैथिक किस्म की FIR काटी, कुछ हमारे लोगों के ख़िलाफ़, कुछ उनके ख़िलाफ़, जिसकी हालांकि उनके अटैक की वीडियो हमारे पास पूरी तरह मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ से ज़्यादा आज पता चला, आज कोई अभी घंटा एक पहले, कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया है। हम वो नोटिफिकेशन लेके अभी आए थे, हमने कोशिश की चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने की, मिलने नहीं दिया गया। हमने सेक्रेटरी साहब से मिलने की कोशिश की, वो भी कहते हैं नहीं अवेलेबल, वो कहाँ बिजी हैं। हमने उनके स्टाफ अफसर को ये तीनों आर्डर दे दिए, इलेक्शन कमीशन का अपना आर्डर, रिटर्निंग अफसर का अपना आर्डर के स्टे हो गया है, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में आईन और कानून की कोई हैसियत है? अगर है तो फिर आप अपने आर्डर्स की वायलेशन अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो हम किसके पास जाएं? नंबर 2, रिटर्निंग अफसर जब एक दफ़ा प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन को लिख के देता है कि इट इज स्टॉप्ड, ये नहीं होगा, जो कि कानून ये कहता है कि कैंडिडेट के बगैर वो प्रोसेस नहीं हो सकता। सेक्शन 92 है, सेक्शन 95 ऑफ इलेक्शन एक्ट है। हमें कह दिया आप जाएं, हम राइटिंग में आर्डर लेके चले गए। मुझे बताएं रिटर्निंग अफसर साहब ने फिर किसके कहने पे फर्दर प्रोसीड किया, और अगर किया तो हमारी अदम मौजूदगी में कैसे कर लिया, और अगर हम नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन कैसे कर दिया। और फिर मैं ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो मैं डालता ही हूँ, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 218
अंडर आर्टिकल 220 के फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए इनकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये इनकी पावर नहीं है, सिर्फ अख्तियार नहीं है, ये ड्यूटी है कि ये करेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर जो कि एक ब्यूरोक्रेट है जिसमें गवर्नमेंट चलानी होती है, क्या ये सारे फैसले इसी तरह करते हैं? क्या हमारा मुल्क ऐसे करप्ट 2 नंबर लोगों के हाथों में यरगमाल बना हुआ है और जिसकी तनख्वाहें और बरात मेरे और आपके पैसों से हम उनको देते हैं और वो इस तरह फैसले करते हैं अवाम के वोटों के ऊपर, अवाम के हुकूक के ऊपर, अवाम के करोड़ों अवाम के लोगों के हुकूक के ऊपर डाका जनी सरेआम करते हैं। एक होता है इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। आज डाका जनी न सिर्फ हो रही है बल्कि होती हुई सारी दुनिया के सामने नजर आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आप वॉच डॉग्स हैं, आप आज एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज आपके सामने है, एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। जिस शख्स ने 1,05,000 वोट लिया और उसके मद्दे मुकाबिल ने 51,000 वोट लिया, यानी खाली फर्क 53,000 का है। ये कहते हैं वो उसको हम जिता देते हैं और आपको हरा देते हैं। सिर्फ मेरा नहीं, इसी तरह आमिर मुगल का, इसी तरह अली बुखारी का और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम हल्कों का, जिन्होंने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था तो दुश्मन के बच्चों को पता नहीं पढ़ाया कि नहीं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अपने बच्चों को आप अपने अमल के ज़रिए ये बता रहे हैं कि आप डाका डालो ये जायज़ है, आप चोरी करो ये जायज़ है, आप डाका और चोरी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको सर की आंखों का ताज बनाओ ये जायज़ है, और जो ऑनेस्ट लीडरशिप है उनको जेलों में डालो वो जायज़ है। लोगों के हुकूक जिसको लोग कहें कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, आप कहें वही शख्स तुम्हारा हम बादशाह बनाएंगे, नुमाइंदा बनाएंगे, तुम्हारा मुंतखब नुमाइंदा कहलाया जाएगा। जिसको आज सिर्फ आपका नेशनल लेवल का मीडिया, सोशल डिजिटल मीडिया, बल्कि उससे बढ़कर इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में आपका तमाशा उड़ा रहा है, आपका बदनुमा दाग सारी दुनिया को दिखा रहा है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुल्क के साथ मुखलिस अगर हैं तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसका नुकसान किसको है? क्या एक शख्स की दुश्मनी में आपकी आंखें और कान बंद हो चुके हैं, आपने अपने दिमाग बंद कर लिए हैं, आप सिर्फ वो फैसले करने लगे हैं कि जिससे सिर्फ एक शख्स को हम शिकस्त दे सकें। आप उस एक शख्स को शिकस्त नहीं दे सके। आज अवामी रेफरेंडम के जरिए साबित हो चुका है कि अगर इस वक्त कौम खड़ी है तो उस शख्स के साथ खड़ी है जिसका नाम है इमरान खान, कैदी नंबर 804। मगर आप सारे वो मुक़्तदर इदारे, वो बोने सियासतदान, वो इलेक्शन कमीशन और वो बेज़मीर मुंसिफ जिन्होंने जेल में बैठ के वो फैसले किए गलत, गैर आइनी और गैर कानूनी, आज वो दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं। लेकिन कौम आज इकट्ठी है अवामी इनकलाब के लिए। अगर आपने अवामी इनकलाब का रास्ता रोका तो अवाम फिर उठेगी और इन लोगों को खसो खाशाक की तरह मिटा देगी। और मैं एक बात आखिर में ये कहूँगा, आज भी वक्त है, ये पक्के के डाकू जिनको शर्म व हया ख़त्म हो गई है, क्योंकि कच्चे के डाकू में आज भी गैरत मौजूद है। वो आधा मुंह छुपाते हैं या पूरा मुंह छिपाते हैं और वो डाका डाल के जंगलों में जा घुसते हैं और छुपते हैं। मगर पक्के के डाकू ने आज नया वतीरा अडॉप्ट कर लिया है। जो पहले आधा मुंह छुपाया करते थे उन्होंने वो भी छुपाना बंद कर दिया और डाकू डकैती करके लोगों, करोड़ों लोगों के हुकूक डाका डाल के, लोगों के वोटों को चुरा के और अपने आप को जाली तरीके से नुमाइंदा बना के आज बेशर्मी और बेगैरती की आखिरी हदों को छूते हुए वो धमाल डाल रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। मैं उनको कहता हूँ गैरत से तुम लोगों को डूब मरना चाहिए कि एक तो डाका सरेआम डाल रहे हो जिसकी पूरी कौम गवाह है, पूरा मीडिया गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है। फिर इस डाका जनी पे आप शर्मिंदा होने की बजाय उस बेगैरती के साथ उसको आप एक्सेप्ट करा रहे हो
कि हम बेगैरत भी हैं, यानी आप ये साबित करना चाहते हैं हम डाका भी डालते हैं और बेगैरती की आखिरी हदों को भी छुएंगे। ये काबिल अफसोस है। इससे हमारी कौम को एक सबक दिया है इमरान खान ने कि अपने हक के लिए डट जाओ, हक बिल आखिर इंशाअल्लाह फतह याब होगा। मैं आखिरी बात, इस वक्त भी वक्त है, जाओ इमरान खान से माफ़ी मांग लो। वो बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा आदमी है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, अवाम आज उसके साथ खड़ी है। 25 करोड़ अवाम पे तरस खाओ। 25 करोड़ अवाम का माशी तबाही आपने जो PDM 1 की सूरत में की है, PDM 2 की सूरत में इससे बदतर होगी। ना तुम हुकूमत चला सकोगे, ना तुम्हारी क्रेडिबिलिटी होगी, तुम इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हो पूरी दुनिया में, ना यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आएगी और हम तबाही के दहाने पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। इस 25 करोड़ अवाम सिर्फ नहीं, इनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, क्योंकि ये मुल्क मेरा आपका है, हमारे 25 करोड़ अवाम का है। इसकी हिफाजत भी हमने करनी है। आपने तो लंदन भाग जाना है या दुबई भाग जाना है या जजीरों में भाग जाना है, मगर आपको न जजीरों में सुकून मिलेगा, न लंदन में सुकून मिलेगा, न दुबई में सुकून मिलेगा। अल्लाह के यहाँ तो जवाबदेही है, लेकिन इस दुनिया में भी आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। इसलिए अडियाला जेल में माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें फतह मक्का की तरह माफ़ कर देगा। इसलिए इस मुल्क को, करोड़ों लोगों को, उनके फ्यूचर के लिए आप अच्छी पॉलिसियाँ बनाओ और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का महफूज बनाओ। शुक्रिया।